देखो बेटा, जो कल मैंने काम करवाया था तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मैंने तुम्हें बताया था। अगर हम कल की बात को करें तो हमने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें काम को स्टार्ट कराने से पहले बता देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपनी कॉपी बना लेंगे और कॉपी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्वेश्चन वाइज लिखना है। कैसे? जैसे कल मैंने क्या करवाया तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बारे में लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, वो भी तुमने लिखना है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके बाद मैंने बताया कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, वो भी तुमने लिखना है कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि चार्जेस का पता कैसे लगता है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप ऑफ चार्जेस। हम 2 प्रकार के चार्जेस के बीच में अंतर कैसे पता लगा सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश the property which distinguishes between the 2 type of charges is known as polarity। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि जो ये 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में अंतर कैसे पता चलेगा। तो वह गुण जिसके द्वारा 2 प्रकार के चार्जेस के बीच का अंतर पता चलता है, उस गुण को पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 प्रकार के चार्ज कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस गुण से हमें पता चल जाता है ये। अब हमारे सामने, क्योंकि मैं चार्ज के बारे में ही कंटिन्यू करूंगा, आज का हमारा लेक्चर चार्ज के बारे में कंप्लीट करना है। तो पोलैरिटी के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी के आधार पर हम सब्सटेंसेस को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम 2 कैटेगरी बनाएंगे बेटा। हम डिपेंडिंग अपॉन द फ्री चार्ज कैरियर्स हम सब्सटेंसेस के कैटेगरी बनाते हैं बेटा, कंडक्टर्स, और दूसरी कैटेगरी बनाते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब तुमने क्या देखा, इससे पहले मैं एक बार फिर से आता हूं। तुमने क्या देखा बेटा, तुमने देखा कि चार्जिंग कैसे होती है, कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है बेटा, जब उसको रब किया जाता है। ठीक है, जब 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने से उन बॉडीज पर चार्ज पैदा हो जाता है। फिर तुमने ये पता किया कि इसका होने का कारण क्या है। इसका होने का कारण ये है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चले गए दूसरी बॉडी में। एग्जांपल लेते हैं हम, भाई मान लिया ये ए बॉडी है और ये एक बी बॉडी है, इन दोनों के बीच में आपस में तुमने रबिंग करवाया, रब करवाया इनको, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से मान लिया ट्रांसफर हो गए बी में, ए से बी में चले गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉनों को दिया है, छोड़ा है, उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ए से चला गया तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस, ए नहीं रहेगा, ये ए प्लस हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। इसी प्रकार से बी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बी पर चार्ज हो जाएगा बेटा बी माइनस। तो इस प्रकार से दोनों बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है। फिर मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये जो चार्जिंग की घटना है वो रबिंग की वजह से हो रही है, इसलिए इस प्रकार से जो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होती हैं उन बॉडीज को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनली चार्ज बॉडी। इस घटना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है
ये फ्रिक्शन की वजह से हो रही है, इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कुछ बॉडी, सारे सब्सटेंस नहीं, कुछ सब्सटेंस जैसे कि मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं बेटा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती हैं, ठीक है, इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं करते आसानी से, तो इस बेस पर those substances which can easily remove the electrons, और अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस आसानी से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है भाई, कंडक्टर्स का मतलब है which can, ठीक है, be easily electrified, ठीक है, जिनको आसानी से इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है उनको क्या बोला जाता है बेटा, कंडक्टर्स बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, मटेरियल में मूव कर सकते हैं। जो सब्सटेंस which cannot pass electrons, electrons का मतलब यहां पर क्या बेटा, चार्ज, through it are known as insulators। तो जो सब्सटेंसेस बेटा क्या नहीं कर सकते, चार्ज को पास नहीं कर सकते, जैसे कि वुड है, रबड़ है, प्लास्टिक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पुट्टी है, तो ऐसे सब्सटेंस इंसुलेटिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स पास्ड बाय द बॉडी, इन दो घटनाओं के आधार पर हमने क्या किया, सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें आसानी से पता चल चुका है कि किन सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन बोलोगे जो आसानी से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, कंडक्टर्स बोला जाएगा उनको, और जो आसानी से इलेक्ट्रीफाइड नहीं होते वो इंसुलेटर्स बोले जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद बेटा हमारे सामने क्वेश्चन आया कि अर्थिंग क्या होती है। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होती है, ठीक है। किसी भी बॉडी या सब्सटेंस को अर्थ के कांटेक्ट में ले आना, सुनो ध्यान से, the process of contacting a body with the earth is known as earthing। क्या कहा मैंने बेटा, process of connecting a body, ठीक है, with earth so that charge can flow, ठीक है, from body to earth और वाइस वर्सा। समझो बेटा क्या काम मैंने, प्रोसेसिंग, अर्थिंग की घटना क्या होती है, यह वह प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है बेटा, कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर कुछ भी हो सकती है, मेटल्स ले सकते हैं, एल्कलीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी बॉडी जो है कंडक्टिंग बॉडी है तो उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम उस बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लेकर आते हैं ताकि वो जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो बॉडी से अर्थ में या अर्थ से बॉडी में जा सके, उस घटना को हमने क्या नाम दिया है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। और अर्थिंग के लिए क्या किया जाता है बेटा, अर्थिंग के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। आमतौर पर ग्रीन वायर को अर्थिंग वायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
और बात याद रखना, ये जो अर्थिंग है ये सेफ्टी का काम करती है बेटा। जैसे कोई मेटालिक बॉडी है, अगर किसी मेटालिक बॉडी या अप्लायंस है कोई भी तुम्हारे पास है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो फ्रिज है, या कोई भी मेटालिक बॉडी अप्लायंस है, ठीक है, अगर उस अप्लायंस को तुम अर्थिंग कर देते हो, अगर उसमें अर्थिंग की वायर है, तो क्या फायदा होगा? जब तुम्हारी लाइव वायर मेटालिक बॉडी को टच करेगी कटने की वजह से, जैसे जो लाल रंग की वायर होती है बेटा, ग्रीन वायर होती है, रेड वायर होती है, रेड वायर सबसे होती है बेटा, इसको बोलेंगे लाइव वायर, और तीसरी वायर जो होती है बेटा न्यूट्रल वायर, इसका रंग ब्लैक होता है बेटा। तो आमतौर पर हम ये तीन रंग की वायर्स देखते हैं। तो बेटा जब ये रेड वायर, लाइव वायर किसी भी कारण से अप्लायंस की बॉडी को टच कर जाए, तो उसकी वजह से उस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा, और उस बॉडी को यदि तुम छूओगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो जब हम छूते हैं तो हमें करंट लगता है। तो अगर हमने अर्थिंग कर रखी है, अगर हमने अपनी अप्लायंस की अर्थिंग कर रखी है, तो जो भी रेड वायर मेटालिक बॉडी को टच करेगी, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और ह्यूमन बॉडी को क्या नहीं होगा बेटा? करंट नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा। तो ये अर्थिंग का फायदा है, ठीक है। दिस इज द सेफ्टी फीचर ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि हमारी जो चार्जिंग की टेक्निक है, किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका है, वो कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार की टेक्निक होती है चार्जिंग की, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चार्जिंग टेक्निक्स आर देयर। किस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? फर्स्ट, पहली बात तो तुम्हें क्या याद रखनी है, देयर आर two ways of charging। क्या बेटा मैंने क्या कहा है? There are two ways of charging। किसी बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं बेटा। पहला तरीका चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहली घटना होती है बेटा कंडक्शन की सहायता से किसी बॉडी को चार्ज करना। मान लिया तुम्हारे पास ये बॉडी है, ए बॉडी, तुम ग्लास रोड लेके आए, तुमने इस ग्लास रोड को इसके साथ टच किया, ठीक है। टच करने का मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो टच करने का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब तुम किसी चार्ज बॉडी को, सुन लो ध्यान से, जब तुम किसी चार्ज बॉडी को, ये कौन सी बॉडी है? चार्ज बॉडी है, और ये कौन सी बॉडी है बेटा? न्यूट्रल बॉडी है। तो जब तुम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हो, तो उस घटना की कारण है ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये चार्ज हो जाती है, इस पे चार्ज पैदा हो जाता है। इस घटना को चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी? व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी, देन द न्यूट्रल बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिफाइड। न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। इस घटना को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आ गया? अब बात आती है कि जब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन करवाते हैं, देखो पॉजिटिव, जब इस पॉजिटिव बॉडी को लेकर आए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव चार्ज कब होता है बेटा? जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव रोड लेके आए थे, इस रोड पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, की कमी थी। ये हिंदी में लिख दिया मैंने, क्या बेटा?
ये तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज बैलेंस हैं। तो जैसे ही तुमने इस बॉडी को टच करवाया इस बॉडी के साथ, तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में चले जाएंगे। समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हुआ बेटा? ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इस केस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी ए, जो ये ए बॉडी है, टू ग्लास रोड। ये ग्लास रोड पर इलेक्ट्रॉन चले गए, जिससे क्या हुआ? इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये तो न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कि इस पर तो क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस पैदा हो जाएगा, और ये बॉडी पर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो तुमने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये सीखा तुमने बाई कंडक्शन की घटना से बॉडी एक्वायर सेम चार्ज एज ऑन चार्ज बॉडी। क्या कहा बेटा ने? कि जिस चार्ज जो सी चार्ज बॉडी तुमने लाए थे इसको टच करवाने के लिए, उस पर जैसा चार्ज होगा वैसा ही चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। तो जब कंडक्शन की घटना होती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, तो जो बॉडी चार्ज होती है उस पर वही चार्ज आता है जो चार्ज उस बॉडी पर था जो उसके पास लेकर आए थे। ठीक है? तो ये वाली मेन प्रॉपर्टी याद रखना कि कौन सा चार्ज आएगा कंडक्शन की। इसका मतलब यहां से क्या सीखा तुमने? इस बात से ये सीख लिया कि अगर ये नेगेटिव है, अगर मैं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रोड लेकर आता हूं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव ही चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा। अगर इसको भी न्यूट्रल लेकर आओगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर कोई चार्ज पैदा नहीं होगा। इसमें कंडीशन क्या है? एक बॉडी चार्ज, दूसरी अनचार्ज। ठीक है? तो ये कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई। तो पहली घटना तुम्हें समझ में आ गई, सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब दूसरी घटना देखो बेटा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है चार्जिंग करने का, उसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है बेटा? कंडक्शन का मतलब देखो, कंडक्शन का मतलब कर देता हूं मैं। कंडक्शन में क्या बताया मैंने? डायरेक्ट कांटेक्ट से जो चार्जिंग होती है उसको तो बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और ये जो चार्जिंग होती है ये होती है विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए, किसी चार्ज बॉडी को बिना टच करवाए हम दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बेटा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो। In this process, an uncharged body can be charged by bringing a charged body near to it without actual
कॉन्टैक्ट। देखो बेटा क्या समझा तुम्हें कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी, यानी कि उसके पास में एक चार्ज बॉडी लाकर विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। मान लिया हमारे पास एक बॉडी है ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। हमने क्या किया बेटा, एक ग्लास रोड ली, फिर से वही प्लस वाली, तो ये कैसी बॉडी होगी, चार्ज बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। क्लियर होगी बात। तो जब इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाना है, सिर्फ कांटेक्ट नहीं करवाना, सिर्फ इसके पास लेकर आना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे देखो बेटा क्या हो रहा है, जब ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी के पास आएगी तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इससे रिपेल होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें कल बताई थी। मैंने तुम्हें ये बताया था, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस, विपरीत प्रवृत्ति के जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया इसने, जबकि पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो इस बॉडी, अनचार्ज बॉडी के जो चार्ज थे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ऐसा करने से ये वाली बॉडी चार्ज हो गई, नहीं। अभी देखो बेटा, अभी तक अनचार्ज बॉडी ए है, वो इसको पास में लाने के बाद भी अनचार्ज ही है, अभी तक इस पर कोई चार्जिंग नहीं हुई। सिर्फ क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज अलग सेपरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो गया, लेकिन दोनों चार्ज इसी बॉडी पर हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया बेटा, इस अनचार्ज बॉडी को ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी। अर्थिंग करने से क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंडिंग, मैंने आपको ये बताया था अर्थिंग क्या होती है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो अब नई सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा, ग्राउंडिंग करने से अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज तो इधर है, क्योंकि यहां पर हमारे पास रोड है पॉजिटिव चार्ज की, और ग्राउंडिंग करने से क्या हुआ बेटा, नेगेटिव चार्ज तो इधर रह गया, पॉजिटिव इधर चला गया, खत्म। अब तुम बताओ मुझे, क्या ये बॉडी चार्ज है, हाँ, अब ये बॉडी चार्ज है, अब ये बॉडी क्या है, चार्ज है, लेकिन इस पर जो चार्ज है वो केवल एक ही कोने में है। कहां पर है, जहां पर रोड है वहां पर है। अब क्या करो बेटा, रिमूव इट, इसको हटा दो, रोड को हटा दोगे तो नई सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये तो नेगेटिव चार्ज था, ये पूरी सरफेस पर फैल जाएगा। तो इस प्रकार से तुमने क्या देखा कि जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो सबसे पहले चार्ज का सेपरेशन होता है, टच नहीं करवाना बेटा, इसलिए चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा। विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट और विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर, दोनों बातें याद रखनी है कि एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज का। ये अर्थिंग करवाने से पॉजिटिव चार्ज यहां से चला गया, नेगेटिव यहां पर बच गया, और इस रोड को हटाने से ये सारा नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर फैल जाएगा। तो अब देखो, पहले यह बॉडी अनचार्ज थी, अब इस बॉडी पर क्या हो गया बेटा, चार्ज आ गया, इसलिए यह बॉडी चार्ज बॉडी हो गई है। तो इस प्रकार से इस घटना का इस्तेमाल करके हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब तुमने दूसरी बात नोट की होगी, यहाँ पे जब हमने कंडक्शन किया था तो जो सी रोड लेकर आए थे, पॉजिटिव रोड अगर लेकर आए थे तो बॉडी पर भी कौन सा चार्ज पैदा हुआ था, पॉजिटिव ही हुआ था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, पॉजिटिव रोड लेकर आए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आ गया ना यहाँ पे, और नेगेटिव लेकर आएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्या सीखा,
यहां से ये सीखा तुमने, अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी विल एक्वायर, क्या करती है बेटा, विल एक्वायर अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। ठीक है, ये सीखा कि जो अनचार्ज बॉडी थी उसके ऊपर जो चार्ज बॉडी थी उसके अपोजिट में चार्ज आता है। पॉजिटिव रोड लेकर आओगे तो नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा बॉडी पर, और नेगेटिव लेकर आओगे तो पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो ये कठिनाई समझ में आ गई, आगे बेटा सबको आगे भाई। अब नेक्स्ट, आज हमने चार्जिंग की टेक्निक भी सीख ली, हमने चार्ज के बारे में भी पढ़ लिया, चार्ज कितने प्रकार का होता है ये भी पढ़ लिया। आज अब हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ना, कि चार्ज कौन कौन से गुण दिखाता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्वेश्चन तुमने, ये पेपर में भी आ जाता है कई बार, तो ये क्वेश्चन तुमने लिखना भी है ऐसे ही। ये मैं क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूं बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाया है। चार्जिंग टेक्निक्स का क्वेश्चन बन गया। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ये थी लाइट चार्जेस रिपेल while unlike charges attract each other। पहला गुण तो ये है बेटा कि जो लाइट चार्जेस होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी बताती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये गुण क्या बताता है बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहले याद रखना, जो चार्ज है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसको स्केलर्स की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है बेटा, एडिटिव नेचर, ये बताती है चार्ज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स, इसको स्केलर्स की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे ध्यान से देखना बेटा, एक बॉडी है, ठीक है, चार्ज को किसने नाम दिया, कूलाम ने, मान लीजिए इस पर 5 कूलाम चार्ज है, और इसको हमने बाहर से -3 कूलाम चार्ज और दे दिया, इधर से 2 कूलाम चार्ज और दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना आएगा। देखो बेटा जितने भी चार्ज हैं उन सबका जोड़ कर दो, ये हो गया 5 कूलाम माइनस का 3 कूलाम प्लस का 2 कूलाम, आंसर आ गया 4 कूलाम। तो ये जो आंसर आया है ये सिंपल तरीका अपनाया हमने स्केलर्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें पता चल गया कि कितना चार्ज होगा। अच्छा अब तुम्हें ये भी पता चल चुका है, मैंने बता दिया था कि जिस बॉडी से चार्ज निकाला जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना न्यूमेरिकल का, एक बॉडी है, मैं यही पे करवाता हूं तुम्हें न्यूमेरिकल। मान लिया बेटा ये ए बॉडी है,
ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए और फिर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इस पर कितना चार्ज आएगा? एक न्यूट्रल बॉडी थी, उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज कौन बताएगा बेटा? ए बॉडी पर कितना चार्ज होगा? देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? उसने छोड़ दिए, इसका मतलब इस बॉडी पर पहले कितना चार्ज पैदा हुआ? +5 ई। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर दिए, ऐड करने का मतलब उसके पास माइनस आएगा, माइनस का 2 ई। फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्लस का 3 ई, और फिर ऐड कर दिए तो माइनस का 5 ई। -5 से -5 कट गया, माइनस के 2 प्लस का 3, आंसर कितना बच गया बेटा? प्लस का 8 ई। इसका मतलब ये जो अनचार्ज बॉडी थी, इस बॉडी पर +E चार्ज पैदा हो गया है। क्या तुम्हें समझ में आया? समझ में आया बेटा? ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो इस प्रकार से तुम जो चार्ज है उसके ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। चार्ज को जैसे तुम 2 + 3 - 4 5 ऐसे करके जोड़ते घटाते हो, वैसे ही चार्ज को जोड़ा जाएगा। कूलाम में दिया हो तो कूलाम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आंसर आ जाएगा। तो ये था एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बिहेवियर है इसका। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन का नियम। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कोई क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कब होती है? जब उसकी कुल मात्रा इंटीजर हो। समझो बेटा, कोई भी बॉडी क्वांटाइज्ड कब कहलाएगी? जब उसका जो कुल आंसर आएगा वो इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, बटे में ना आए। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज, डेफिनेशन क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल it states that, ये जो रूल है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, it states that total charge on any body is an integer multiple of basic unit of charge। चार्ज की जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं ई। इसका मतलब क्या होगा बेटा? किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे, तुम पता लगाओगे, तो वो किसके बराबर आएगा? वो ई का इंटीजर मल्टीपल आएगा। इंटीजर मल्टीपल किसका? ई का। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि जो क्यू है, क्यू का मतलब टोटल चार्ज, वो n है इंटीजर वैल्यू e, n e के बराबर आएगा। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, दो प्रकार का होता है चार्ज।
तो ये फॉर्मूला बन गया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है और उसको ऐसे लिखा जाता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो n का मान 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे आएगा, तो इसका मतलब q का मान प्लस माइनस e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e ऐसे लिखा जा सकता है। q कैन नॉट बी, q को लिखा नहीं जा सकता 1/2e, ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं लिख सकते, ऐसे लिखा जाएगा। इस गुण के कारण इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? समझ में आई बेटा? कारण क्या है? तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई ऐसे ही क्यों लिखते हो, चार्ज को ऐसे ही क्यों लिखते हो, हाफ में क्यों नहीं लिखते, 3/2 में क्यों नहीं लिखते, तो तुम कहना क्योंकि चार्जिंग का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। क्योंकि जो चार्जिंग होती है किसी बॉडी की वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटीजर में काउंट होगी। आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसीलिए बिकॉज ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि केवल इंटीजर मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर आएगा चार्जिंग के बाद वो इंटीजर वैल्यू में ही आएगा, प्लस माइनस ई। अब जो ये ई है, इस ई का मान याद रखना बेटा, ई का मान कितना होता है 1.6 गुना माइनस 19 कूलम। ठीक है, इस ई का मान सबसे पहले फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बताया था। ध्यान से सुन लो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन ये आएगा, हु डिस्कवर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने दिया था? सबसे पहले तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट से दिया था। उसके बाद 1912 ईस्वी में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने बताया था बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुन लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय मिलिकन इन 1912। 1912 में मिलिकन द्वारा एक्सपेरिमेंटली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूव करके दिखाया गया। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। इसके ऊपर सवाल आएगा, सवाल सुन लो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा सवाल। अब तुम्हें पता चल गया, तुम्हें ये पता चल चुका है कि कोई भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, ये फार्मूला बन गया, प्लस माइनस एन ई आएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बताओ, अब ये अभी भी करवाया था मैंने, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। इस बॉडी ने इस बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये भी न्यूट्रल बॉडी थी, ये भी न्यूट्रल बॉडी थी। क्वांटाइजेशन का रूल क्या कहता है बेटा? पहली बात तो तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ए बॉडी पर कितना चार्ज आएगा बताना? ए बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? ए बॉडी पर चार्ज आएगा +5e, और बी बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? -5e। इंटीजर वैल्यू में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, तो हमेशा बेटा ये देखो, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर रहेगी दोनों बॉडी पर। पहले दोनों न्यूट्रल थी, अब इस बॉडी पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव आ गया? +5e ए पर, बी पर हो गया -5e। ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई है, ठीक है। अब एक और सवाल आएगा, सुनो, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में देखो Q है, N है और E है। इस E का मान हमें पता है, सभी बच्चों को पता है बेटा E का मान कितना है।
ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो सवाल आएगा न्यूमेरिकल जो आएगा बेटा वो या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। सुनो ध्यान से, या तो तुमसे क्या पूछा जाएगा, क्यू का मान निकालो। क्यू का मतलब बॉडी पर टोटल चार्ज निकालो, या फिर पूछा जाएगा एन का मान निकालो। एन का मतलब बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ये दो चीजें होती है बेटा, ये दो बातें, दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से। या तो तुमसे पूछा जाएगा चार्ज निकालो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकालो। सवाल देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द, सुनो बेटा, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी व्हिच ट्रांसफर, व्हाट इज द, सुनो बेटा, व्हाट इज द, क्वेश्चन बता रहा हूं, चार्ज ऑन ए बॉडी व्हिच ट्रांसफर 3 to 10 raised to power 90 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा जो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। सुनो ध्यान से, ये क्या दे दिया, ये क्या दिया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n का मान दे दिया। किसका मान दे दिया, n का। तो तुम्हें इसका पता चल गया, ये तुम्हें पहले ही पता था ये मान। तो चार्ज निकालना है, तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्यू। क्यू निकालना है तो फार्मूला लगाओगे, क्यू बराबर है Ne। अब देखो इस बॉडी ने ट्रांसफर किए हैं, दिए हैं बेटा। मैंने क्या बताया था, जिस बॉडी पर जो बॉडी चार्ज देती है उस पर कितना आ जाता है, प्लस। दोनों निशान नहीं आएंगे, जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को देगी उस पर प्लस, इसलिए हमारे इस आंसर में प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना, ठीक है। तो क्यू बराबर है, n का मान हो गया प्लस 3 गुणा 10⁻90 गुणा E का मान होता है 1.6 into 10⁻−19। 19 से 19 कैंसिल हो गया, आंसर आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन मेक ए चार्ज ऑफ 30 कूलम। सुन लो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन मेक, ये ऐसे भी आ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके मेक ए चार्ज, चार्ज बनाते हैं ऑफ 30 कूलम। 30 कूलम का चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज दे दिया बेटा, क्यू का मान दे दिया अपनी बात। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके, इसका मान पता है, ये हमें दे दिया, तो n निकालना बेटा। निकालना क्या है, n। n का फार्मूला आ जाएगा E, ठीक है, क्यू बाई E। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा, चार्ज दे दिया 30 कूलम, नीचे E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻19 माइनस के कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 300/16 गुणा 10⁻, ऊपर चला जाएगा 19। तो कितना आएगा बेटा, 16 एकम 16, कितने बच गए 14, 140, ठीक है। तो तकरीबन कितना आ जाएगा, 1.9, 1.8 गुणा का समथिंग आएगा। तो 1.9 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन मिलके, n का मान आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 30 कूलम का चार्ज बनाते हैं। दो क्वेश्चन आएंगे, फिर से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन में तो क्यू का मान निकालना, n का मान दिया हुआ होगा, और एक क्वेश्चन में E का मान
नहीं, n का मान निकालना होगा, q का मान दिया गया होगा। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी थी, ये भी आपको समझ में आ गई। अब फटाफट दो प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं और ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। आपको मेन बात यही बतानी थी, इस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा वो कभी ना तो पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब हो गया बेटा बैलेंस, बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बैलेंस है तो बॉडी न्यूट्रल है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें बताती है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यदि किसी वस्तु को किसी भी स्पीड से चला लो, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करने से चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लाइट की स्पीड से चले, चाहे वो ट्रक की स्पीड से चले, चाहे वो ट्रेन की स्पीड से चले, चाहे वो हवाई जहाज की स्पीड से चले। तो किसी भी स्पीड से कोई भी बॉडी चार्ज करोगे, जैसे मान लिया यदि किसी बॉडी पर 2 कूलम चार्ज है तो वो किसी भी स्पीड से चलेगी, उस पर 2 कूलम ही रहेगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है बेटा, कल हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आज आपको ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके लानी है, ठीक है? तो ये कंप्लीट कर लेना बेटा। बेटा समझ में आ गया? रौनक, जितना समझाया है अब तक की प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई? बीच में कुछ कोई दिक्कत भी आई थी क्या बीच में, जैसे स्क्रीन वगैरह की? क्या दिक्कत थी? ब्लैक हो गई थी? कहां पर हुई थी? कितनी देर तक? 10 मिनट? तो फिर क्वांटाइजेशन वाला समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आए किसी पॉइंट में तो वो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है? कल। ठीक है बेटा, ठीक है।